लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस जवाद हसन ने केस पर फैसला लिखवाना शुरू कर दिया। जस्टिस जवाद हसन आज शाम 5:30 बजे तक केस का फैसला सुनाएंगे। जस्टिस जवाद हसन ने तमाम तफरीकैन के दलाइल भी मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अबू बकर तारिक से। अबू बकर तारिक बताएगा, कहा तो यही जा रहा था कि जुम्मे के बाद फैसला सुना दिया जाएगा, अभी तक तो फैसला भी नहीं लिखा गया, अभी तो फैसला लिखना शुरू किया गया है। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने इलेक्शन की ऐलान न करने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है और जस्टिस जवाद हसन आज शाम 5:30 बजे तक जो है वो इस केस का फैसला सुनाएंगे। जबकि जस्टिस जवाद हसन ने जो है तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। फैसला महफूज होने के बाद उसको मुकम्मल तौर पर लिखवाया जाता है और लिखवाने के बाद स्टेनोटाइपिस्ट से लिखवाने के बाद उसको प्रूफ रीड किया जाता है ताकि उसमें कोई गलती या शुबा न रहे, जिसकी वजह से उसको जो है वो वक्त दरकार होता है। जबकि दौरान समाज जो है वो वकला ने दलाइल दिए और चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ने अदालत को यह बताया कि हमने अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दे दी हैं, जबकि हम इलेक्शन कमीशन और अदालत के फैसले के पाबंद हैं और आइन के आर्टिकल 220 पर अमल दरामद के जो है वो पाबंद है। जबकि जवाद हसन ने कहा कि अदालत को जो है वो बस आपकी यकीन दहानी चाहिए थी, अब आप जा सकते हैं। अदालती हुक्म पर दोनों अफसरान अदालत से भी रवाना हुए। जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील शहजाद मजहर ने अदालत को यह बताया कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख देना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, इलेक्शन की तारीख जो है वो इलेक्शन का काम नहीं है। जबकि इलेक्शन कमीशन को जो है वो इस केस में फरीक नहीं बनाया जा सकता, जबकि कोई ऐसा कानून नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख दे। अदालत ने कल खुद कहा था कि इस तरह का ऑर्डर जो है वो जारी नहीं करेंगे जिस पर अमल दरामद ना करा सके। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अदलिया से राब्ता किया और उन्होंने जो है वो जजेस देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि केसेस की तादाद काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो उनको अमला नहीं दिया जा सका। जबकि दूसरी जानिब पुलिस, जुडिशरी समेत दीगर अदारों ने भी जो है वो अमला देने से इनकार कर दिया। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन करवाना जो है वो मुश्किल है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऐसे हालात में इलेक्शन जो है वो कैसे करवा सकता है। हमारे पास फंड नहीं है और हमें इलेक्शन कराने के लिए तकरीबन 14 अरब रुपए की जरूरत है। इलेक्शन की तारीख या गवर्नर देता है या फिर सदर को देनी है। गवर्नर तो देता है, लेकिन ये बताएगा अबू बकर तारिक, गवर्नर के वकील शहजाद शौकत ने दलाइल में कहा है कि अगर असम्बली खुद ब खुद तहलील हो सकती है तो गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद नहीं है। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो अदालत में दलाइल मुकम्मल हुए और उसमें ये बताया गया उनके वकला की जानिब से कि जो सिर्फ 5 बिलियन की जो है वो रकम जारी की गई थी, जबकि हुकूमत पाकिस्तान को काफी मुश्किलात का सामना है और जो स्कूल स्टाफ हैं और कानून के मुताबिक जो स्टाफ है वो हमें चाहिए और अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक दिन हो सकते हैं तो शफाफ इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। पंजाब असम्बली के इलेक्शन पहले हो तो और कौमी असम्बली के बाद। से अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महंगाई मार्च की शिरकत से खिताब कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। मुश्किल हो गया, बीमार वालिदैन का इलाज नामुमकिन हो गया, बिजली का बिल अदा करना, गैस और पानी का बिल अदा करना नामुमकिन हो गया और आज गाड़ी तो क्या मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया और लोगों ने दोबारा पुराने साइकिल्स की मुरम्मत शुरू की, इसलिए कि 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर डीजल अब सोने की भाव और सोने की कीमत पर मिलता है। लेकिन मैं आज हैरान हूं कि पीटीआई की हुकूमत में जब महंगाई बढ़ी तो बिलावल भुट्टो साहब ने कराची से एहतजाज शुरू किया था और रावलपिंडी तक मार्च किया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धरना दिया था। शहबाज शरीफ साहब रोज चीखते थे महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, लेकिन आज तो हुकूमत शहबाज शरीफ की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की है, जनाब बिलावल भुट्टो की है। आज ये सब कायदीन क्यों गूंगे हो गए, बहरे हो गए, अंधे हो गए,
और आज पूरी कौम सड़कों पर है, चीख रही है, रो रही है, मर रही है, लेकिन शहबाज शरीफ भी खामोश, बिलावल भी खामोश, इमरान खान भी खामोश। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं, हुकूमत समेत जिले इंतजामिया के तमाम तर दावों के बावजूद भी पेट्रोल की किल्लत खत्म ना हो सकी। अब भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल की सप्लाई 40 से 50% तक कम की जा रही है। बेशतर पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई कम दिए जाने से शहरियों को महदूद पेट्रोल की फरोख्त की जाने लगी। मज़ीद तफसीलात लेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताएगा, पेट्रोल जो मालिकान हैं उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से और सूबाई हुकूमत और जिले इंतजामिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद पेट्रोल की किल्लत जो है वो शहर से ख़त्म नहीं हो सकी। इस वक्त भी शहर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप जो है वहाँ पर पेट्रोल की सप्लाई ना होने की वजह से बंद पड़े हैं, जबकि शहर में इस वक्त जो सप्लाई की जा रही है पेट्रोल की वो 40 से 50% है, जिसकी वजह से शहरियों को महदूद पैमाने पर पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। मैवरिक फिलिंग स्टेशन, टोटल पार्को, फैसल टाउन मुकम्मल तौर पर बंद है क्योंकि यहाँ पे आज सप्लाई नहीं पहुँच सकी। इसी तरह जैजी फिलिंग स्टेशन, टोटल पार्को, मैक्लोर रोड पर भी पेट्रोल की किल्लत का सामना है। इसी तरह मेहमद फिलिंग स्टेशन, मेन चिबुर्गी चौक, याकूब फिलिंग स्टेशन, एस्कोल पेट्रोलियम शादरा और शादमान फिलिंग स्टेशन, शेल पेट्रोलियम भी जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर ड्राई पड़ा हुआ है। और इस हवाले से जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से मुतअद्दिद बार इन्हें कहा गया है कि खपत के मुकाबले में सप्लाई को जो है वो बेहतर किया जाए, लेकिन इसके बावजूद सप्लाई बेहतर नहीं की जा रही, जिसकी वजह से मुतअद्दिद पेट्रोल पंप बंद हैं और शहर के बेशतर पेट्रोल पंपों पर महदूद पैमाने पर मोटरसाइकिल और गाड़ियों को पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है ताकि तमाम शहरियों को पेट्रोल जो है वो मिल सके। और इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जानिब से ये जो है यकीन दहानी कराई गई थी कि जो पेट्रोल की सप्लाई है उसे बेहतर कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी पेट्रोल की जो सप्लाई है वो बेहतर नहीं हो सकी। और जिले इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों का भी जो है वो जायजा लिया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि थाना हेर के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सकलैन गोंदल की खातून से ज़्यादती तफ्तीश के लिए सकलैन गोंदल ने खातून को मुलजिमान का घर देखने के लिए बुलाया और सकलैन गोंदल ने खातून को नशा आवर मशरूब पिलाया, होटल में ज़्यादती भी करता रहा। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सकलैन गोंदल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद बताइएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मज़ीद क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, जो आवाम को इंसाफ फराहम करने वाले पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ भी ज्यादती के मुकदमात जो हैं वो दर्ज होना शुरू हो गए हैं। पुलिस की अब तक की जो इनिशियल इतलात हैं और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR के मुताबिक थाना हेर के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है सकलैन गोंदल, उनके खिलाफ खातून के साथ ज्यादती का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और साजिदा बीबी जो है वो थाना हेर की रहायशी है, जिसकी मुद्दत में पहले भी मुकदमा नंबर 1516/21 जो है वो भी जुर्म 376 ज्यादती का ये है जो उसके खिलाफ पहले ही दर्ज है। और FIR के मतन के मुताबिक जिसकी तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सकलैन गोंदल कर रहे थे, खातून को मुलजमान का घर देखने के लिए बुलाया और मुलजमान का घर देखने के बाद अपनी गाड़ी में बिठाकर नशा आवर मशरूब जो है वो पिलाया और होटल में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून जो है उनकी जानिब से दरखास्त दी गई और सकलैन गोंदल ने जो है उसे ज्यादती का निशाना बनाया। इस पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दूसरी जानिब DIG इन्वेस्टिगेशन का नोटिस जो है वो लिया गया है कि सब इंस्पेक्टर गुलाम सकलैन को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और SSP इन्वेस्टिगेशन को 24 घंटे में वाकया की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मजीद महकमाना कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। और इस तरह के जो मुकदमात होते हैं पुलिस अफसरान के खिलाफ जब दर्ज होते हैं तो वो CCPO लाहौर की इजाजत के बाद जो है मुकदमात दर्ज किए जाते हैं और यकीनन इसमें कुछ हकायक ऐसे सामने आए होंगे जिसके बाद उस तफ्तीशी अफसर के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जो पहले से मुकदमा दर्ज होने वाली मुद्दइया खातून को इंसाफ फराहम कर रहा था। FIR में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। अच्छा, तो मुजाहिद सारे मामले पर सकलैन गोंदल की जानिब से खुद को डिफेंड करने के लिए कोई मौक़िफ़ सामने आया है अभी तक?
जी बिल्कुल, सकलैन गोंदल के खिलाफ जब ये FIR दर्ज की गई तो सबसे पहले उनका मौकफ जानने के लिए उनसे राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका अभी तक जो मोबाइल है वो ऑफ जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल सुखेरा जो है, उन्होंने इसका नोटिस लेकर उसको फौरी तौर पर मुअत्तल भी कर दिया है और SSV चुंगी अमर सिद्धू के रिहायशियों का पुलिस के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाज के बाद ट्रैफिक ब्लॉक, लोगों को मुश्किलात का सामना। पुलिस ने बिला जवाज घरों में घुसकर तशद्दुद किया। पुलिस तशद्दुद से कई नौजवान जख्मी हो गए, मुजाहिरीन का इल्जाम। मज़ीद तफसीलात लेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताएगा इस बारे में मज़ीद। प्रेसों के बाहर चुंगी अमर सिद्धू ग्वाला कॉलोनी के रहायशियों ने थाना कोटला पर पुलिस के खिलाफ जो है वो मुजाहरा किया है। ग्वाला कॉलोनी के रहायशियों ने पुलिस शिद्दत के शिकार होने वाले नौजवान अशरफ उमर हयात को जो है वो समेत सड़क पर रखकर जो है वो शदीद मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने कोटला पर पुलिस के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन के इजाज़त से शिमला पहाड़ी और प्रेस के बाहर जो है वो ट्रैफिक भी जाम हो गई और शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। इस वाले से मुताबिक कहना है कि 4 अफराद को थाना कोटला पर पुलिस जो है वो जबरदस्ती करके हटाकर ले गई और पुलिस ने जो है वो बदतरीन जो है वो शदत का निशाना बनाया है। आधा पुलिस जो अफसरान हैं CCP लाहौर और DIG ऑपरेशन इस वाक़े पर जो है वो नोट्स लें और जो कोटला पर पुलिस जिन्होंने हमारे साथ ये जुल्म किया है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें और महकमाना कार्रवाई करें और उनके खिलाफ जो है मुकदमा भी जो है वो दर्ज किया जाए। शुक्रिया मुदस्सिर आपका हमें आगाह करने के लिए। ज़मान पार्क के बाहर से कारकुन से असलहा बरामद किया गया है। पुलिस ने पिस्तौल कब्जे में लेकर कारकुन को हिरासत में ले लिया है। PTI मियांवाली का डिस्ट्रिक्ट सदर हूँ, मेरा असलहा लाइसेंस याफ्ता है, ऐसा मौक़िफ़ सामने आया है नसरुल्लाह खान की जानिब से। लियाकत अली से मज़ीद जानेंगे। लियाकत बताइएगा। आज बिल्कुल ज़मान पार्क में आज पुलिस ने जो है वो तलाशी के दौरान एक कारकुन से जो है पिस्टल बरामद किया है और ये पिस्टल कब्जे में ले लिया गया है। आज जिस कारकुन से ये बरामद हुआ है उसके हवाले से नसरुल्लाह खान का कहना है कि वो PTI मियांवाली के सदर हैं और उनका पिस्तौल जो है वो लाइसेंस याफ्ता है। पुलिस ने लाइसेंस और नसरुल्लाह खान को तहवील में ले लिया है और ज़मान पार्क से यहाँ से उसे पुलिस की गाड़ी में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जो है वो लाइसेंस की तस्दीक करवा रही है। तो ये आज ज़मान पार्क के बाहर जो है ये क्या पेश आया और पुलिस ने PTI के इस कारकुन नसरुल्लाह खान को जो है वो अपनी तहवील में ले लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। और अभी आपको बताएं, उर्दू अदब का बड़ा नाम मारूफ शायर ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक ये कहा गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जामबर ना हो सके। अमजद इस्लाम अमजद को हुकूमत पाकिस्तान ने बेहतरीन फ़नी खिदमात पर सरदारती तमगाए बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। इस बारे रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। उर्दू अदब का एक और रोशन सितारा हमेशा के लिए गुरूब हो गया। मारूफ शायर और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। अमजद इस्लाम अमजद अगस्त 1944 को सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम लाहौर में हासिल की। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर से ग्रेजुएशन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन में MA उर्दू किया। कल तक तो बस अपने घर के बासी थे, अब हर एक घर में बसते हो, तुम जिंदा हो। 1968 में MA कॉलेज से दर्स व तदरीस का आगाज किया। 1975 से 1979 तक वो पाकिस्तान टेलीविजन से बतौर डायरेक्टर वाबस्ता रहे। उर्दू साइंस बोर्ड और चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स समेत मुतअद्दिद सरकारी ओहदों पर भी जिम्मेदारियां निभाईं। रेडियो पाकिस्तान से बतौर ड्रामा निगार वाबस्ता रहने के बाद अमजद इस्लाम अमजद ने PTV के लिए ड्रामे लिखे। उनके मशहूर ड्रामों में वारिस, दहलीज, समुंदर और अपने लोग शामिल हैं। उन्होंने शेर व अदब के साथ कई तराजुम भी किए और तनकीदी मज़ामीन भी लिखते रहे। अमजद इस्लाम अमजद चश्मे तमाशा के नाम से बाकायदगी के साथ एक कॉलम भी लिखते थे। उनकी 40 से ज़्यादा किताबें ज़ेवर तबा से आरास्ता हो चुकी हैं। उर्दू अदब में शानदार खिदमात के एतराफ़ पर उन्हें बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड से भी नवाजा गया। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, शहर की मरकजी शाहराह मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन एक बार फिर शगाफ सतह हो गई। ज़ेरे ज़मीन सीवरेज लाइन टूटने से 20 फुट चौड़ा और 25 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। DG LDA ने 2 रोज़ में लाइन मुरम्मत करने के बाद ट्रैफिक बहाल करने का हुक्म दे दिया। इस बारे रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल शहर लाहौर के ज़ेरे ज़मीन बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर की कलई खुल गई। शहर की मरकजी शाहराह मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन एक बार फिर शगाफ ज़दा हो गई। खयाबाने फिरदौसी मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन में क्राउन फेल होने से सीवरेज लाइट टूट गई। मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर 20 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। गुज़श्ता 4 साल में खयाबाने फिरदौसी पर सीवरेज लाइन टूटने से 7 मकामात पर शिगाफ पड़ चुके हैं। वासा इंतजामिया सीवरेज लाइन तब्दील करने की बजाय हर बार मट्टी डालकर मामला दबा देती है।
अगस्त 2020 में खयाबान फिरदौसी पर एक माह में 3 मरतबा शिगाफ पड़ने के वाकयात रूनुमा हुए। वासा ने सीवरेज लाइन तब्दील करने का फैसला किया। डायरेक्टोरेट वासा जुबली टाउन ने 75 करोड़ 90 लाख रुपए का मंसूबा तैयार किया, मगर मुफादे आमा के इस मंसूबे को शुरू न किया गया। DGLDA आमिर अहमद खान ने शादेवाल चौक का दौरा किया और ऑपरेशन का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर अहमद खान ने कहा कि 40 घंटे तक ऑपरेशन मुकम्मल करके सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। इनिशियल एस्टिमेट इसका था 3 से 4 दिन का पूरा मुकम्मल करके सड़क को रवान करने का। इसको मैंने इनको जो टारगेट डेडलाइन दी है वो 36 से 40 घंटे की दी है। मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर शगाफ पड़ने के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर शगाफ पड़ने का मामला है। शगाफ पड़ने से खयाबान फिरदौसी रोड की ट्रैफिक शदीद मुतासिर है। ट्रैफिक को शादीवाल चौक से वापस भिजवाया जा रहा है। 1 घंटे में 60 से 70 हज़ार गाड़ियाँ खयाबान फिरदौसी रोड से गुजरती हैं। मुजाहिद लतीफ़ से मज़ीद जानेंगे। जी मुजाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, खयाबान फिरदौसी रोड मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर शगाफ पड़ने का जो मामला है, इससे ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। शगाफ पड़ने से खयाबान फिरदौसी रोड की ट्रैफिक जो है वो शदीद मुतासिर हुई है और इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। ट्रैफिक को शादेवाल चौक से वापस भिजवाया जा रहा है और ट्रैफिक को शादेवाल चौक से शादेवाल रोड भिजवाने के लिए जो है वो ट्रैफिक वार्डन को भी वहां पे तैनात किया गया है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर एक गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं। और इस रोड को इतना ये मसरूफ तरीन रोड है कि 1 घंटे में 60 से 70 हज़ार गाड़ियां जो है वो 1 घंटे के दौरान खयाबान फिरदौसी रोड से गुजरती हैं और शगाफ पड़ने से जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हुआ है। रात के शगाफ पड़ा था जिसमें एक कार सवार फैमिली शगाफ में जो है वो गिरी थी। इस वक्त ट्रैफिक के मामला अगर वहां पे बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा मुतासिर है और इससे पहले भी इन्हीं रोड पे जो है वो शगाफ पड़े थे तो ट्रैफिक का निज़ाम इसी तरह से मुतासिर हुआ था। रात को ये मामला सामने आया और अभी तक इस पे जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम पूरी तरह से मुतासिर है और लेकिन मुतलका डिपार्टमेंट्स की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द जो है वो हल किया जाए, लेकिन इस वक्त ट्रैफिक का निज़ाम लाहौर का बड़ी पूरी तरह से उस इलाके में मुतासिर हुआ हुआ है। जी शुक्रिया आपका। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ नैब भी हरकत में आ गई है। नाजायज़ असासा बनाने और मुबैना करोड़ों रुपए के इल्ज़ाम की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। नैब ने मोहम्मद खान भट्टी के एहसासों की छानबीन के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ FIA एंटी करप्शन में भी करोड़ों रुपए मुबैना करप्शन की तहकीकात की जा रही हैं। इसी पर बात कर लेते हैं राहिल अली से। जी राहिल। जी मोहम्मद खान भट्टी जो साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के पर्सनल स्टाफ अफसर और पहले साबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली रह चुके हैं, उनके खिलाफ नैब ने जो है वो तहकीकात का आगाज कर लिया और इस हवाले से तमाम जो बैंक रिकॉर्ड और दीगर दस्तावेज़ात हासिल कर ली। ज़राए का कहना यह है कि निजी बैंक की जानिब से तमाम रिकॉर्ड जो है वो नैब को जो है वो फराहम कर दिया गया है। ज़राए का ये भी कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी ने 2007 से 2018 तक जबरी रिश्वत होने के बावजूद भी बाज़ तमाम जो है वो अपने अलाउंसेस जो है वो वसूल किए। उनको मिलने वाली मुराद, पेंशन और दीगर तफसीलात जो है वो हासिल कर ली गई हैं। उनके आमदन से ज़्यादा सस्ताजात और दीगर जो चीज़ें उसकी तहकीकात की जा रही हैं। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ FIA एंटी करप्शन पहले ही तहकीकात जारी है और अब नैब ने भी बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ जायज़ सस्ताजात बनाने के हवाले से बाकायदा इंक्वायरी का जो है वो आगाज कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब और KP के इंतखाबात का मामला। PTI के पार्लिमानी बोर्ड का आज से दूसरा राउंड शुरू होगा। आज जनूबी पंजाब के विफाकी और सूबाई पैनल्स एक बार फिर ज़ेर गौर आएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान टिकट्स की तकसीम का फैसला खुद करेंगे। तफसीलात जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा इस बारे में। आज बिल्कुल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में टिकटों की तकसीम के मामले पर जो पार्लिमानी बोर्ड्स हैं उनकी मीटिंग का दूसरा राउंड आज से शुरू हो रहा है और इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पार्लिमानी बोर्ड जो हैं उनका आज से दूसरा राउंड शुरू होगा। आज जनूबी पंजाब के वफाकी और सूबाई पैनल्स जो हैं एक बार फिर ज़ेर गौर आएंगे। पहले मरहले में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रीजनल बोर्ड्स ने अपनी तजावीज़ सेंट्रल बोर्ड को पेश की थी और चेयरमैन इमरान खान इस हवाले से टिकटों का खुद फैसला करेंगे। मुख्तलिफ उम्मीदवारों के दरमियान इत्तफाक राय पैदा करने के लिए रीजनल लेवल पर सीनियर पार्लिमानी लीडर्स पर मुश्तमिल मसालियती कमेटियां भी तश्कील देने की हिदायत की गई है और अब ये दूसरा राउंड है जिसमें तमाम टिकटों को जो सिफारिशात आई हैं उनका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद से मरकजी पार्लिमानी बोर्ड बनाकर इमरान खान इन टिकटों का हतमी तौर पर ऐलान कर देंगे।
बहुत शुक्रिया लियाकत आपका। एलपीजी माफिया बेलगाम है, हुकूमती इदारे कंट्रोल करने में नाकाम हैं। शहर में एलपीजी ओखरा के मुकर्रर करदा रेट पर दस्तयाब नहीं। ओखरा ने फरवरी के लिए एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 264 रुपये मुकर्रर की है। मुख्तलिफ इलाकों में फ़ी किलो एलपीजी 300 से 350 रुपये फ़रोख्त है, जबकि शहरियों के इस मुताबिक कहना है कि हर दुकानदार अपनी मर्जी की कीमत पर एलपीजी फ़रोख्त कर रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। जी बिल्कुल, गरीब का फ्यूल एलपीजी अब गरीब की पहुंच से ही बाहर होता जा रहा है। एलपीजी की कीमतों में माफिया की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो ओगरा की जानिब से जो है वो एलपीजी की फ़ी किलो कीमत जो है वो फरवरी के लिए 264 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 300 से 350 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो एलपीजी फरोख्त की जा रही है। लोग जो है वो परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। सवारी अगे किराया नहीं भरती भी, हर गरीब बंदा परेशान है। 350 रुपये किलो एलपीजी, 300 किते 320 है। माड़ा बंदा तो गरीब बंदा जरा भुखा मरन दिया घर, ठीक है। बाहर सवारी पैसा नहीं इन्ना भरती, ठीक है। हर बंदा परेशान होया पिया, ठीक है। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि हर शख्स इस वक्त जो है वो परेशान है। एलपीजी को फ्यूल गरीब का फ्यूल कहा जाता है और ज़्यादातर ये रक्शों में, लोडर गाड़ियों में और छोटे छोटे होटलों पर जो है वो एलपीजी इस्तेमाल की जाती है और इसकी कीमत में जैसे जैसे इजाफा होता जा रहा है तो आम तबका जो है वो परेशान है। मौसम सरमा है और शहर के मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त कुदरती गैस की बंदिश और लो प्रेशर का भी शहरियों को सामना है और मुतबादल के तौर पर जो है वो एलपीजी इस्तेमाल की जाती है। तमाम जो है वो दुकानदार और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो प्लांट, जो बड़े प्लांट हैं, बड़े जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अपनी मन मर्जी की कीमतों पर जो है वो एलपीजी फरोख्त कर रहे हैं। जी फहद, कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब कर रहे हैं। जब इफ्तिखार आरिफ की सदारत में हमारा एक मुशायरा हो रहा था, 55 लोग एथनिक वायलेंस में मर गए थे। बाहर की बत्तियां बंद की, मैंने कहा किशवन नाई ये सब, मैंने कहा भाई हम ये काम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि मोर्चों पे फौज लड़े, जब किसी मुल्क की तहजीब और सकाफत मर जाती है तो उसकी शनाख्त खत्म हो जाती है। हमारे जो भी दुश्मन हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी लूज कर जाएं। अजीम शान शहर है ये, नयरी दादा की इमारत, मुझे रश्क आता है। मुझे गुस्सा नहीं आता आपकी इमारत देख के, मुझे रश्क आता है। और यहाँ वहाँ घूमता हूँ, आपकी सकाफत, आपको कोई नौजवानों को आगे बढ़ाएं और एक कल्चरल एक्टिविज़म की ज़रूरत है। हम तो इनके पास आए हैं, सारा लाहौर हमारा साथ दे रहा है, हुकूमत ने कोई पैसा नहीं दिया। दोबारा बता रहा हूँ, किसी हुकूमत ने, किसी वजीर ने कोई पैसा नहीं दिया। एक बात मैंने, मीर साहब बहुत मेहरबान हैं, इन्होंने मशहूर कर दिया इसलिए हज़ारों लोग और आ गए, लेकिन सबसे कड़वा सवाल ये नहीं छोड़ते, ना अपने भाई को छोड़ते ना किसी को। मुझसे भी टीवी पे पूछ लिया कि मुल्क के ये हालात हैं और आप ये सब कर रहे हैं। तो मीर साहब वहाँ तो मैंने आपको जवाब नहीं दिया। मीर साहब मुझे ये बताइए कि ये बाकी गवर्नेंस पे जो खर्चा हो रहा है इस मुल्क में वो जायज़ है, बाकी जो खर्चे हो रहे हैं वो याद, ब्यूरोक्रेसी पे हो रहा है वो जायज़ है। तो अगर मीर साहब अपने अदब पे, अपने सकाफत पे पैसे क्या जमा किए, वो बैंक ऑफ पंजाब है, उनसे दरख्वास्त की, इसका नाम ही बैंक ऑफ पंजाब है, इन्होंने हमें सपोर्ट किया कुछ और। लेकिन सरदार शाह साहब जो बैठे हुए, सिंध की हुकूमत मेरे शाना बशाना मेरे पीछे खड़ी है। मैं 6 जगहों पे पाकिस्तान में, 4 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान जा रहा हूं, सब का सब सिंध कर रहा है। इस पे तालियां बजानी चाहिए आपको। लेकिन हमारे खिलाफ एक वहां भी कैंपेन शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने कहा कि तो सिंध का पैसा वहां खर्च हो रहा है और सिंध का पैसा पंजाब। भाई इस अप्रोच को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। सिंध ने 1935 में पाकिस्तान या एक अलहदा मुसलमानों के मुल्क की करारदाद भी तो सिंधियों ने ही पेश की थी। तो मतलब अगर सिंध ये कर रहा है, अभी पैसे लिए नहीं है लेकिन मैं बहुत सारे पैसे इनसे लेने वाला हूँ। अभी तो हमने फंड में से 3 दिन का ये फेस्टिवल है, ये अदीब तो हमारे साथ रहेंगे, हमारे भाई हैं। ये जो नौजवान है, बेटा ब्रिंग योर फ्रेंड्स, ब्रिंग योर पेरेंट्स, ब्रिंग योर फैमिली। और इसमें बहुत सारे म्यूज़िक है, ढेर सारा, और इसमें बहुत सारा कॉन्सर्ट्स हैं। इसमें अनवर मकसूद साहब का, सोहेल अजीज़ी, अली जफ़र शान,
बहुत मसाला है, और मसाला भी वो है, चाहे टीवी है, चाहे फिल्म है। नाहिद सिद्दीकी दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिस्ट यहाँ रक्स करेंगी, ये सब कुछ है। आप लोग जो आज आए हैं और बाहर हजारों की तादाद में खड़े हैं, मैं, मेरे साथी, मेरी गाँव न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।